Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's lecture, we will cover early adolescence from 9 year to 18 years. That is प्रारंभिक किशोरावस्था 9 वर्ष से 18 वर्ष तक, and in this we will cover all these topics deeply. So moving to our first slide, it is emerging capabilities across domains of physical, social and emotional. ठीक है, कि जो हमारी कैपेबिलिटीज emerge होती है हमारे, ठीक है, इस पीरियड में दैट इज़ 9 to 18 ईयर्स, तो वो कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल, सोशल और इमोशनल. So the emerging capabilities specific to a particular is are usually referred the task of development, and there are specific physical, social and emotional capabilities emerging in childhood, middle childhood basically, right? So इन्होंने बताया कि मतलब हमारा एक एज के अकॉर्डिंग जो है कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं, कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर आती हैं, तो वो उन्हीं को हम एमर्जिंग कैपेबिलिटीज़ बोलते हैं. तो उनका हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी आती हैं. तो सबसे पहले हमारा फिजिकल डेवलपमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट. तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, हमारी हाइट वेट इंक्रीज हो जाता है, राइट. इन्फ्लुएंस करती है हमारे हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, ठीक है. फिर चाइल्ड क्या होता है, दे मूव टुवर्ड्स सेक्सुअल मेच्योरिटी. तो सेक्सुअल मेच्योरिटी हमारी आ जाती है फ्रॉम 9 years to 18 years. दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय एमर्जिंग 4 types ऑफ स्किल्स. तो इसमें क्या है, हमारे अंदर 4 types की जो है स्किल्स होनी चाहिए. सेल्फ हेल्प, सोशल हेल्प, देन स्कूल, देन प्ले स्किल्स, राइट. तो सेल्फ हेल्प में हम क्या करेंगे, तो बच्चे ना मतलब अपने काम जो होते हैं बेसिक डेली रूटीन के, तो वो ऐसे होने चाहिए कि कैपेबल होने चाहिए, देन दे कैन डू बाय देयर सेल्फ, राइट. लाइक खाना हो गया, ड्रेस करना हो गया, ग्रूमिंग करना हो गया, राइट, बात लेना हो गया. देन हमारी सोशल हेल्प. तो सोशल हेल्प क्या होता है, स्किल है टू अनेबल्स दैम टू हेल्प अदर. मतलब वो आप अपने साथ साथ लोगों की हेल्प कर सकते हैं. तो ये आ गया सेल्फ सोशल हेल्प का स्किल, राइट. ये हमने हिंदी में किया कि ये 4 स्किल्स होने चाहिए: स्वयं सहायता कौशल, सामाजिक सहायता कौशल, स्कूल कौशल और खेल कौशल, राइट. स्वयं की सहायता मतलब अपने खुद की जो डेली रूटीन के वर्क है वो बच्चा खुद अच्छे से कर सके. सामाजिक सहायता मतलब दूसरों की हेल्प कर सके वो अच्छे से, ठीक है. सोशल स्कूल स्किल्स क्या है, अनेबल करते हैं चिल्ड्रंस को कि वो डेवलप कर इसकी स्किल जो नीड होते हैं राइटिंग की, ड्राइंग की और पेंटिंग की, राइट. और प्ले स्किल्स क्या होते हैं, टीच देम टू बी कोऑपरेटिव. मतलब वो कोऑपरेटिव रह सके, ठीक, कोऑपरेटिव नेचर बन जाए उनका. तो गेम में यही तो होता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीख जाते हैं. चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू दिस एज ग्रुप सून डिस्कवर दैट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस स्पेशली द अनप्रेजेंट इमोशंस आर सोशली अनएक्सेप्टेबल. और इस एज में आते हैं तो उनको पता लग जाता है कि मतलब कुछ अनप्रेजेंट इमोशंस हैं जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, राइट. ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी रिएक्ट करो, कैसे बिहेव करो, वो सोशली एक्सेप्टेबल होंगे. सो इट्स रॉन्ग. तो वो इस एज में ये बात समझ जाते हैं, राइट. एज अ रिजल्ट दे एक्वायर द एबिलिटी टू कंट्रोल द आउटवर्ड एक्सप्रेशंस ऑफ देयर इमोशंस, राइट. तो इस एज में क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि भाई ऐसे अनप्लेजेंट इमोशंस हैं और ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इसका इम्पैक्ट उन पर पड़ता है कि वो आपको इमोशनली कंट्रोल करना सीख जाते हैं अपने इमोशंस को, राइट. मेच्योरिटी उनमें आ जाती है. दे कैन क्लियर द सिस्टम्स ऑफ सप्रेस्ड इमोशन. उनमें जो दबे हुए उन इमोशंस होते हैं उनको वो क्लियर कर सकते हैं बाय प्लेइंग, क्राइंग और लाफिंग, राइट. दस दे एक्वायर्ड इमोशनल catharsis, the ability to handle emotions to conform to social expectations, right. Then social behavior in this age is referred as gang age. मतलब वो बेसिकली गैंग में उनका छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, गैंग बन जाते हैं जिनमें वो रहना प्रेफर करते हैं, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है. ये हमने देखा कि स्कूल कौशल में हमें क्या चाहिए, फिर हमने देखा खेल कौशल क्या बनाते हैं, उनको सहयोगी बनाते हैं. फिर इन्होंने क्या अपनी अप्रिय भावनाएं जो हैं वो क्या है, अस्वीकार्य है. ये उन्होंने समझा इस एज में, राइट, कि जो अप्रिय भावनाएं हैं वो अस्वीकार्य है और वो अपनी जो दबी हुई भावनाएं उनको दूर कर सकते हैं खेल के, रो के या हंस के. और इस युग में सामाजिक व्यवहार को क्या बोला जाता है, गैंग एज. प्यूबर्टी आती है इज कोज्ड बाय हार्मोनल चेंज. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे हमारी बॉडी में चेंज होता है, ठीक है. तो इससे क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो उससे क्या होता है, अब हमारी
फिजिकली तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ एटीट्यूड और बिहेवियरल चेंजेस भी हमारे अंदर आते हैं। एडोलेसेंस इज ऑल्सो प्रेफर्ड एज हाइट एंड इमोशनैलिटी अ टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो ये एक स्ट्रेस स्टॉर्म का भी टाइम पीरियड इसमें बताया गया है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन दैट फर्स्ट यूनिट। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय टेम्पर आउटबर्स्ट, मतलब इसमें हम बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं रिएक्ट करने से पहले इस एज में, इसीलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड भी बोला गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल चेंजेस इंक्रीज पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल चेंज क्या होता है कि इसमें पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा हो जाती है और मेच्योर पैटर्न्स आने लगते हैं हमारे सोशल बिहेवियर के, जैसे जैसे हम मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, राइट। ये सब हमने इन्हीं चीज़ों को हिंदी में लिखा है यहाँ पे। फिर आ जाता है emerging capabilities across domains related to cognition, metacognition, creativity and ethics. Okay, so जो emerging capabilities domains है related to cognition were accompanied by जीन प्याजे। तो ये जीन प्याजे ने बताया, अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। So the years of middle childhood to adolescence are encompassed two significant stages। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में डेवलपमेंट को स्टेजेस में जो है डिवाइड किया था। तो एक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और एक फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल हमारी स्टेज है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमैटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कंसेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन, right, numbers, hierarchical classification, inventions of alternative strategies, but it to concrete experiences। concrete experiences basically क्या हो गया, उन चीज़ों को देखना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना जिनको हम देख सकते हैं, राइट। जैसे मैं नोटबुक में लिख रही हूँ तो मैं उन चीज़ों को देख सकती हूँ, उन चीज़ों के बारे में थिंकिंग कर सकती हूँ। तो ये होती है हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग बेसिकली, अंडरस्टूड। तो ये थी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, राइट। फिर हमने हिंदी में क्या, जैसे इसको बोलते हैं ठोस परिचालन चरण, अनुभूति से संबंधित डोमेन जो है इसमें उभरते हैं। फिर आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। द डेवलपमेंट इन दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉजिक, रीजनिंग फ्रॉम हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस, ability of evaluating hypothesis by testing all possible conclusions। हम कंक्लूजन्स को टेस्ट करने की एबिलिटी आ जाती है कि हम इवेल्युएट करने के लिए कंक्लूजन्स को देखते हैं। और क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं हम उनके बारे में भी सोचने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज मेटाकॉग्निशन। सो मेटाकॉग्निशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। Thinking this is basically what metacognition is, right? So it refers to the higher order thinking which involves active control over the cognitive process engaged in learning. It involves activities such as planning, right? देखो अब प्लानिंग में क्या करें, हम सोच रहे हैं अपने माइंड में ही उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग हो रही है यहाँ पे। मॉनिटर कर रहे हैं किसी चीज़ को, इवेलुएट कर रही हैं, राइट, कंप्लीशन कर रही हैं किसी टास्क का। It is basically thinking about thinking. Okay, metacognition also involves knowing yourself as a learner. Okay, knowing your weaknesses and strengths. So this is what metacognition is, right? यह उच्च क्रम की सोच को संदर्भित करता है जिसमें सीखने के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर सक्रिय नियंत्रण शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट डेफिनेशन हिंदी में। फिर आता है कॉग्निशन एंड मेटाकॉग्निशन। कॉग्निशन मेटाकॉग्निशन स्ट्रेटजीज ओवरलैप करते हैं, ओके, इन द सेम स्ट्रेटजी लाइक मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन थिंकिंग। तो वो क्या होगी, कॉग्निशन मेटाकॉग्निशन प्रोसेस हो गई। तो कॉग्निशन मेक्स सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड मेटाकॉग्निशन मेक सेंस ऑफ कॉग्निशन इटसेल्फ। तो कॉग्निशन वर्ल्ड की सेंस बनाता है, वहाँ पे मेटाकॉग्निशन कॉग्निशन की सेल्फ बनाता है। They both can overlap in the same strategies like self-questioning, while reading as a mean of obtaining knowledge is cognitive, right? While monitoring what you have read is metacognition। मतलब
अगर आप रीडिंग करते टाइम, ठीक है, ऑब्टेन करते हो नॉलेज को, तो वो क्या हो गया, कॉग्निटिव। बट अगर आप मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हो यहाँ पर भी कि आपने क्या किया, क्या कर दिया यहाँ पे आपने, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, तो यहाँ पे कौन से प्रोसेस आ जाएगी, मेटाकॉग्निशन। सो कॉग्निशन इज द वे we organize and store new information and how we think and process that information, while metacognition is how well we understand and can control these processes। तो ये हो गया हमारा मेटाकॉग्निशन, राइट। तो अनुभूति मेटाकॉग्निशन रणनीति उसी रणनीतिक में ओवरलैप हो सकती है, जैसे सोचने में मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है, संज्ञान संसार का बोध करता है, और मेटाकॉग्निशन स्वयं संज्ञान का बोध कराता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी क्या है, इन लेटर चाइल्डहुड, जो लेटर चाइल्डहुड की हमारी टर्म है उसको हम क्रिएटिव एज पे बोल देते हैं। ओके, एंड दिस टाइम द लाइफ स्पैन इट विल बी डिटरमाइंड वेदर चिल्ड्रन विल बिकम कन्फॉर्मिस्ट और प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यू ओरिजिनल वर्क। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे में क्रिएटिविटी कितनी है, क्या वो किसी चीज़ को फॉलो करेगा या ठीक है वो कुछ प्रोड्यूस करेगा, कुछ नया अपना नया ओरिजिनल कुछ काम करेगा। तो वो उसकी क्रिएटिविटी पे, जैसे हाईली क्रिएटिव कोई पर्सन है तो वो क्रिएट करके कुछ नया ओरिजिनल चीज़ खुद से निकाल सकता है, लाइक राइट। और जिसकी क्रिएटिविटी कम है तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा और लोगों को। बट द फाउंडेशन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटीज जनरली नॉट डेवलप बिफोर लेटर चाइल्डहुड। ओके, तो वो लेटर चाइल्डहुड से पहले बेसिकली डेवलप नहीं होती हैं ओरिजिनल एक्टिविटीज़ की जो फाउंडेशन है। इन दिस टाइम ऑफ चिल्ड्रन, in this time if children were encouraged to be creative in the academic as well as extracurricular activities, then children develop a feeling of individuality and this will have a favorable effect on their self concept। तो मतलब हमें क्या है, इसमें बच्चों को थोड़ा मोटिवेटेड इनकरेज करना चाहिए कि भाई अपनी लाइफ में क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी और एकेडमिक में भी। तो उससे क्या होता है, उनके सेल्फ कंसेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, राइट। तो ये आप नीचे हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एथिक्स, ठीक है। एथिक्स दैट इज हमारी मोरल वैल्यू, मोरल बिहेवियर, ठीक है। द मोरल और एथिकल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स, कि हमने कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स चूज़ किए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी है। दिस प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आर जनरली comprehensive like justice, dignity and equality. As in early childhood, children being to care about the situational outcomes and their impact, okay, impact on others. It is on. At this stage of development, children are able to value the good they can derive from social norms in the form of moral values and laws। ठीक है, तो मतलब वो अच्छी वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं सोशल, मानिए सोशल एनवायरनमेंट से अच्छी मॉरल वैल्यूज़ और लॉ को इकट्ठा करके, ठीक। तो ये एथिक्स जो नीतियाँ हैं वो बेसिकली क्या दिखाती है कि हम किन नीतियों का पालन करते हैं। हम जस्टिस को फॉलो करते हैं, डिग्निटी को, इक्वालिटी वाले टर्म को फॉलो करते हैं, राइट। और सो नेक्स्ट है हमारा इश्यूज़ रिलेटेड टू प्यूबर्टी, कि इसमें कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं। सो प्यूबर्टी मेनली जो कॉज होती है वो हार्मोनल से होती है, हार्मोनल चेंजेस से। ओके, द एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज 13, whether in boys it is 14 to 15, right? If it is the time, it is a time for rapid growth and changes that are characterized by changes in body size, changes in body proportions and development of primary and secondary sex characteristics। तो इसमें इतने सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं, इट अफेक्ट्स द फिजिकल वेलबींग, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, ओके, ये इन सब चीज़ों को अफेक्ट करती है। बट दीज इफेक्ट्स टेंड टू बी अनफेवरेबल स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन ये अर्ली पार्ट होता है जो प्यूबर्टी का, वहाँ पे अनफेवरेबल, क्योंकि ये हमारी लाइफ में नए नए आए, ठीक है। अभी हमें इनको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, इनको समझने में। तो इसलिए जो ये अर्ली पार्ट होता है हमारा प्यूबर्टी का, उसमें ये अनफेवरेबल होते हैं, ओके। नॉर्मलेसी एंड सेक्स अप्रोप्रिएटनेस इसमें डेवलप हो जाती है, ठीक है। देयर आर सम साइकोलॉजिकल इश्यूज रिलेटेड टू प्यूबर्टी लाइक टेंडेंसी टू डेवलप अनफेवरेबल सेल्फ कंसेप्ट, वो ऐसी टेंडेंसी उनमें आ जाती है।
because became underachievers and willing to change bodies और सोशली अप्रूव्ड सेक्स रूल्स, ठीक है, सेक्स रूल्स सॉरी। तो मतलब ये इन चीज़ों को करने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज होती है, ठीक है। Acceptance, affection, and achievement are often violated during these years, and thus it is called as the negative phase of the lifespan. Okay, acceptance, affection, and achievement, ठीक है, आर ओफन वॉयलेट हो जाती है इस चीज़ में, क्योंकि हम हार्मोनल डेवलपमेंट होती है तो हमें लगता है कि एकदम से अपन एक्सेप्टेंस भी हमारी होनी चाहिए, अफेक्शन भी हमारे पास पूरा होना चाहिए, अचीवमेंट भी हमारे पूरा होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, हम अपना फोकस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी मेन एक पॉइंट पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस फीस को एक नेगेटिव फीस भी बोला गया है हमारे लाइफ स्पैन का, राइट। ये हमने यहाँ पे हिंदी में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल ऑन ग्रोइंग चाइल्ड। मतलब कोई चाइल्ड ग्रो कर रहा है तो उस पर हमारी एनवायरनमेंट की क्या इन्फ्लुएंस है। तो सोशल एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंस यहाँ पे हम देख लेते हैं। द एनवायरनमेंट इन विच अ चाइल्ड ग्रोज हैज़ अ हाई इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड्स ग्रोथ. The influences were manifested through the social expectations, but that particular stage of development, right? कि वो उस particular stage of development तक ही है। The social environment also influences the nature and quality of the social relationships. Developing and maintaining positive social relationships is a fundamental for a quality life and psychological health, ठीक है, कि हमें अच्छे रिलेशनशिप्स होनी चाहिए हमारे, वो हमारे फंडामेंटल हो जाता है क्वालिटी लाइफ का और अच्छी साइकोलॉजिकल हेल्थ का। इंडिविजुअल्स वो हैव गुड रिलेशनशिप्स डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड हैव सपोर्ट ऑफ देयर लव्ड वंस, ठीक है, जिनकी रिलेशनशिप्स अच्छी है मतलब उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, राइट। ऑल्सो सोशल रिलेशनशिप्स प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर जनरेशन ऑफ गुड आइडियाज़ एंड ऑब्टेनिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल सपोर्ट, ठीक है। तो सोशल रिलेशनशिप्स से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ताकि हम जनरेट कर सकें गुड आइडियाज़। द पेरेंट्स हु हैव स्ट्रॉन्ग इन सपोर्टिव सोशल रिलेशनशिप्स फॉर मोर लाइकली टू डेवलप दीज क्वालिटीज़ इन देयर चिल्ड्रन एज वेल। तो आपने देखा होगा कि किसी के पेरेंट्स अगर ज़्यादा सोशल तो वो चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा भी जो सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व हो लोगों के साथ, राइट। तो ये हमने सामाजिक वातावरण की यहाँ पे बात की है कि कैसे प्रभाव डालता है। फिर आता है कल्चरल चेंजेस। क्या होता है, जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है वो कल्चरल चेंजेस से बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि यही होते हैं जो मोल्ड करते हैं, राइट, टू कन्फर्म टू कल्चरल आइडियल्स एंड स्टैंडर्ड्स। की किसी सबके कल्चर के कुछ आइडियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइक द चेंजेस ब्रॉट अप इन वेस्टर्न कल्चर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम आवर भारतीय कल्चर, राइट। कि कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर बहुत इम्पेक्ट होता है, बहुत इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कोई वेस्टर्न कंट्री में जाओगे वहाँ पे हमारी सेम एज वाले बच्चे में डिफरेंट सारी चीज़ें होंगी, डिफरेंट डेवलपमेंट उसकी हुई होगी, बट हमारे भारतीय कल्चर में क्या होगा, उसके डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशंस है तो उसकी डेवलपमेंट एक डिफरेंट लेवल पे होती है। सो दीज कल्चर बैकग्राउंड्स हैव गिव चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। तो इससे हमें क्या मिलती है, एक सेंस मिलती है सेल्फ आइडेंटिटी की, लाइक वो दे कि हम हैं कौन। द कल्चरल इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू फ्रॉम बर्थ इंक्लूडिंग कस्टम्स। हमारे कस्टम्स क्या है, हमारा बिलीव्स क्या है, हम कैसा खाना खाते हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ठीक है। एंड रिलीजन अफेक्ट द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इमोशनली, फिजिकली एंड लिंग्विस्टिकली, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, कल्चर से बेस्ड है, राइट। सांस्कारिक परिवर्तन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि ये भी हमारी जो है डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है इनकी। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग एडोलसेंस टू शेप द मॉरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ethics and political values to them. As political plays a vital role in bringing social change, the center and state government with their changing rules and regulations bring social change throughout the country, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कैसे चेंज होगा, अब अगर कोई गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने रूल्स चेंज करती है तो उसका इम्पेक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा, वो पूरा सोशल चेंज हो गया तो उससे क्या होगी, उसकी इन्फ्लुएंस हमारे मोरल स्टैंडर्ड्स पे,
हमारे एथिक्स पे पड़ेगी, हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक बच्चे के डेवलपमेंट पे भी बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। राजनीतिक वातावरण से यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इन्फ्लुएंस। सो इफ़ यू वांट्स टू अपडेटेड on the topics related to your B.Ed special education to your special education teacher journey, you can subscribe to this channel because we will going to cover everything you need to become a special educator. So see you in the next video. Till then, namaskar.